हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 के लेक्चर ले रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। एनिमल फिजियोलॉजी का ये पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके तीन बेसिक कंपोनेंट थे, हार्ट, ब्लड और वेसिल, जिसमें से हम दो कंपोनेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, हार्ट और ब्लड। ब्लड के जो दो लास्ट टॉपिक बाकी है जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम शुरू कर देंगे इसका तीसरा जो कंपोनेंट था वेसल्स के बारे में। क्लियर? तो एक बार ओवरव्यू ले लेते पूरे चैप्टर का, क्या क्या चीजें हैं वो। क्लियर? तो बात कर रहे थे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक तीन कंपोनेंट है यहाँ पर। पहला कंपोनेंट जहां पर मैंने बोला था एच, एच यहाँ पर स्टैंड कर रहा है किसके लिए? हार्ट के लिए। दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो था बी। हियर बी इज स्टैंड फॉर ब्लड, and the third one is V, and V is stand for vessels। ये तीन बेसिक कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे सर्कुलेटरी सिस्टम के। जिसमें से हार्ट की बात करें तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो हमको उसका पढ़ना होता है एनाटॉमी, ये मैं पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद दूसरा इसका होता है फिजियोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी की बात करें अपन तो फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है? कार्डियक साइकिल। देखिए मैं 11th की बात करूं, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं मैं, तो बोर्ड्स में जनरली कार्डियक साइकिल पूछा नहीं जाता है। ये जो कार्डियक साइकिल होता है आपके नीट जो प्रिपरेशन होती है, नीट जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, वहां पर ये पूछा जाता है कार्डियक साइकिल। ठीक है? और एनाटॉमी में भी अगर बोर्ड लेवल की बात करूं तो ठीक ठाक ऊपर ऊपर पूछा जाता है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर नीट की बात करूं वहां पर पूछा जाता है, और हमने नीट लेवल से बेहतर ही पढ़ा है हमने। चलिए ब्लड की बात करें अपन, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में एक तो आपको मिल जाएगा आरबीसी, साथ में अपनों को मिलता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे नंबर पे होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसके अलावा अपने को मिलता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इसके बाद आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? ये ब्लड के बारे में अपने को इतनी चीजें पढ़नी होती है। वी की बात करें वैसेल्स में क्या क्या पढ़ना होता है? आर्टेरी, वेन और कैपिलरी। आर्टेरी, वेन और कैपिलरी, तीन चीजें पढ़नी होती है। इसके अलावा अपने को एक और चीज पढ़नी होती है, वो होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी जो ग्राफ होता है, ईसीजी ग्राफ, ईसीजी ग्राफ, जिसमें पी क्यू आर एस टी जो वेव होती है, उन वेव का क्या मतलब होता है वो समझना होता है। और हमको पढ़ने होते हैं डिजीज। इन सबको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं डिजीज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि फाइनली सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना क्या होता है अपने को। ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, जिसपे से हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम हार्ट के एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके, फिजियोलॉजी में कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर चुके, बड़े अच्छे से 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था। हम आरबीसी को कंप्लीट कर चुके विथ हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट पूरा देख चुके थे। डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट कर चुके अपन, प्लेटेड बाकी है, और ब्लड ग्रुप हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आरएच फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग बाकी है अपना। क्लियर? इसके अलावा आर्टरी, वेन और कैपिलरी और ईसीजी और डिजीज, इतना बाकी है। लेकिन हमने एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो ये बाकी है वो छोटे छोटे टॉपिक है, जिनको हम आसानी से 15-15, 20-20 मिनट में समझ सकते हैं। जो मेजर टॉपिक है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। 1 या 2 लेक्चर एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम अपना फिनिश हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास बेस्ड होगी प्लेटलेट पर, और साथ में आरएच फैक्टर पर, और तीसरा ब्लड क्लॉटिंग। ये 3 मेजर टॉपिक है जो आज की क्लास में करने हैं। प्लेटेड छोटा सा टॉपिक है, बाकी आरएच फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग ये दोनों बड़े मेजर टॉपिक है जो आज की क्लास में अपने को करना है। एंड यकीन मानिए, बड़े आराम से सुनिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बड़े ही आसान टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सामान्य से टॉपिक है। जनरल आईक्यू जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो इंसान भी इसमें समझ सकता है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। तो 3 चीजें पढ़नी है आज की क्लास में। एक तो अपने को क्या पढ़ना, प्लेटलेट, आरएच फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग। और कल के लेक्चर अपन देख लेंगे आर्टरी, वेन और कैपिलरी। साथ में एक लेक्चर में हम ईसीजी कवर करेंगे, और कुछ डिजीज है जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जो पूछे जाते हैं नीट वगैरह एग्जाम में, वो अपन देखेंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं अपन। पहले शुरू करेंगे आरएच फैक्टर से। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आरएच फैक्टर से। देखो आरएच फैक्टर क्या होता है?
आरएच फैक्टर समझने से पहले अपन कल की क्लास का थोड़ा डिस्कशन कर लेते जो आज के लिए जरूरी है, आज की क्लास के लिए। कल की क्लास में हमने क्या लिखा था? ब्लड ग्रुप। हमारा हेडिंग तो है आरएच फैक्टर, हेडिंग क्या है? आरएच फैक्टर। ठीक, अभी आरएच फैक्टर क्यों कहा उसकी कहानी बताऊंगा मैं। आरएच फैक्टर क्या चीज है वो, पहले ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो कल हमने पढ़ा था उसको जो चीजें अपने लिए जरूरी है आज की क्लास के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। टोटल 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन, मेरे को एंटीजन शो करना होगा इसीलिए। चलिए, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार का आपके पास मिलता है ब्लड ग्रुप। उसके अंदर क्या मिलेगा अपने को? एक एंटीजन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, क्लियर। जो ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप ए बी ओ की बात करें, वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और उसी का एक कलीग है जिसका नाम था, 2 कलीग थे, डिकॉस्टेला और स्टर्ली। उन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था। ध्यान देना, ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था डिकॉस्टेला और स्टर्ली ने। और ब्लड ग्रुप ए बी और ओ यहाँ पर का मतलब है 0। अभी क्यों बताऊंगा। तो ए बी और ओ जो होता है उसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए अब देखिए आगे। अब देखो, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी, और इसमें कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी उसका उल्टा होगा, ठीक है। जैसा ब्लड ग्रुप है उसका उल्टा। ब्लड ग्रुप कैसा ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा? बी। इसमें एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी सॉरी, इसमें कोई एंटीबॉडी और इसमें एंटीबॉडी ए बी। अब इसको समझो थोड़ा, ये ऐसा क्यों है? एंटीबॉडी ऐसा विपरीत क्यों है? ये देखो ध्यान से समझना। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अब मेरा ब्लड ग्रुप जब ए है तो मेरे अंदर कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। ये एंटीजन होता कहां पर है? आरबीसी की सतह पर। कहां पर मिलेगा आपको? आरबीसी की सतह पर। मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंटीजन आपको कहां पर मिलेगा? आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन। और आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? डोरेंस मेम्ब्रेन। जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इन दोनों आयंस के लिए कैसी है? परमिएबल है। और सोडियम और पोटेशियम के लिए कैसी है? इम्परमिएबल है। इसको हम पढ़ चुके थे जब आरबीसी पढ़ाया था मैंने। तो अब यहाँ पर जो एंटीजन है वो कहां पर है? आरबीसी की सतह पर है। आरबीसी कहां पर है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर, क्लियर। उस आरबीसी की सतह पर क्या है? आपका एंटीजन उपस्थित है। मतलब सपोज करो ये आपका सॉरी, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा, अगर ये हमारा, सॉरी, ये हमारा अगर आरबीसी है तो इसकी सतह पर यहां पर क्या मिलेगा आपको? एंटीजन। सतह पर क्या मिलेगा? एंटीजन। ऐसे समझ में आ रही बात? बस वही कहने का मतलब है। और कहां पर मिलेगा आपको? सतह पर मिलेगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझ में एंटीजन तो कौन सा मिलेगा? जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन चाहिए, क्लियर। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ले रहा हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। उस व्यक्ति का जिससे मैं रक्त ले रहा हूं उसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा? ए है। तो उसके ब्लड में भी कौन सा एंटीजन मिलेगा आपको? ए एंटीजन। तो मेरा ए एंटीजन और उस व्यक्ति का ए एंटीजन, दोनों एंटीजन क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब उस व्यक्ति का रक्त मैं अपने अंदर एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्लियर। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड लेता हूं जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। मैं बी वाले का ब्लड ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है। अब मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। मेरे अंदर एंटीजन कौन सा है? बी है। मैं जिस व्यक्ति से रक्त ले रहा हूं उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। उसके अंदर एंटीजन क्या है? बी है। तो उस बी एंटीजन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो एंटीजन, वो ब्लड मेरे शरीर में जाएगा, तो उसके ब्लड में, ब्लड ग्रुप बी वाले में बी एंटीजन है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? फॉरेन पार्टिकल। क्योंकि मेरे अंदर तो कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। बाहर से मेरे अंदर कौन सा आ रहा है? बी एंटीजन। तो मेरा शरीर के अंदर क्या होनी चाहिए?
उस एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए। क्लियर ना? उस एंटीजन से लड़ने के लिए मेरे शरीर में क्या होनी चाहिए? एंटीबॉडी। तब मेरे शरीर में क्या होगा? इस वाले ब्लड ग्रुप से लड़ने के लिए एंटीजन होगा, तो कौन सा होगा? बी होगा। क्लियर ना? तो अब देखो, मैं बी वाले का ब्लड ग्रुप लूंगा तो उसी मेरे अंदर क्या मिलेगी? उस बी वाले ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी मिलेगी, बी एंटीबॉडी। क्लियर? अब अगर मैं ए बी का रक्त लूं, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा? ए है, मैं ए बी से रक्त लेता हूं तो मेरे अंदर तो ए एंटीजन है, तो उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी चाहिए ही नहीं ब्लड में, क्योंकि एंटीजन सेव हो गया। लेकिन अगेन इस बी के लिए क्या मिलेगी? एंटीबॉडी मिलेगी। ओ के सिनेरियो में देखो, ओ के सिनेरियो में अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप सपोज ओ है, तो ओ का मतलब क्या? एक्चुअल में कोई एंटीजन नहीं है, जीरो। ओ कोई एंटीजन नहीं है, शून्य, जीरो। तो मेरे अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो अब मैं बाहर से ए वाले का ब्लड ले रहा हूं तो उसके अंदर क्या होगा? ए एंटीजन। मेरे अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो मुझे उस ए एंटीजन से लड़ने के लिए क्या चाहिएगा? एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? ए एंटीबॉडी। अब मैं बी वाले का लूंगा अगर, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी क्या चाहिएगा मेरे को? एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? बी एंटीबॉडी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी मिलेगी, ए और बी दोनों। आई होप चीजें समझ में आ रही है। एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन के खिलाफ बनती है। तो मेरा जो ब्लड ग्रुप होगा उसका जैसा एंटीजन तो रहेगा नहीं। मैं अगर विपरीत ब्लड का लूंगा अगर, तो उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी चाहिएगा। सिंपल सी बात है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीजन ए है, तो उसके खिलाफ तो एंटीजन चाहिए नहीं। मैं बी का ब्लड लूंगा तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? एंटीबॉडी, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी कैसा होगा? जैसा सामने वाले का ब्लड है, विपरीत ब्लड का एंटीबॉडी होगा तो बी ब्लड का होगा। क्लियर? चलिए, आई होप आपको चीजें ये समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें जानना जरूरी है जब हम आर एच फैक्टर पढ़ते हैं तब। क्लियर? अब हम आर एच फैक्टर पे आते हैं। देखो, आर एच फैक्टर की पहले कहानी समझते क्या है, ये कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह से चीजें उसको समझते हैं। आर एच फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो चलो। यहां पर एक मंकी लिया गया, रीसस मंकी। मंकी का नाम क्या है? रीसस मंकी। रीसस मंकी, मक्का का रिसस ये मंकी का नाम है, वो मंकी लिया गया और साथ में पिग लिया गया, टूअर। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, कैसे इसकी डिस्कवरी वो बता रहा हूं मैं। मंकी की बात करूं, मंकी कौन सा? रिसस मंकी है। इसका ब्लड ग्रुप सपोज कि ए था, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या ब्लड ग्रुप था उस वक्त तो, लेकिन हम मान के चल रहे सीखने के लिए, इसका ब्लड ग्रुप ए है। पिग जो है उसका ब्लड ग्रुप भी ए था। ठीक है? अब इन दोनों का ब्लड मैच करवाया गया, है ना? मतलब कि मंकी का ब्लड पिग में डाला गया। तो यहां पर देखा गया कि जो पिग जो है उसके ब्लड में, समझना, उसके ब्लड में क्या होने लगी? कोएगुलेटिंग होने लगी, मतलब रक्त का स्कंदन होने लगा। ठीक है? और जो पिग था उसकी क्या होगी? डेथ होगी। पिग जो था उसकी डेथ होगी यहां पर। अब आप देखिए जरा ध्यान से, देखो जो मंकी था उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए था। मतलब इस मंकी के अंदर ए ब्लड ग्रुप था, तो मंकी के अंदर एंटीजन आपको कौन सा मिलेगा? एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए एंटीजन। ठीक है? सुअर का ब्लड ग्रुप भी कैसा है? ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर भी आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए एंटीजन। तब दोनों का एंटीजन एक जैसा था। देखिए ये वाला, मैंने बोला ना मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले रहा हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे अंदर रक्त का स्कंदन, कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए, मेरे आरबीसी में क्लंपिंग नहीं होनी चाहिए, मेरी आरबीसी जो है वो डेड नहीं होनी चाहिए, एनीमिया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी सेम सिनेरियो लागू हो रहा है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, इसके भी अंदर एंटीजन है, इसके भी एंटीजन है, फिर भी ब्लड की क्या हो रही है? कोएगुलेटिंग हो रही है। ब्लड की कोएगुलेटिंग कब होती है? जब दो अलग अलग रक्त समूह आपस में मिला देते हो, किसी का ग्रुप ए है किसी का बी है, आपने मिला दिया तो क्या होगा? ब्लड की कोएगुलेटिंग हो जाएगी अलग अलग रक्त समूह मिलाने पर। तो यहां पर तो रक्त समूह सेम था, फिर भी क्या हुई? कोएगुलेटिंग हुई, फिर भी कोएगुलेट हुई। कोएगुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि इस पिग के शरीर में, इस पिग के बॉडी में क्या बनी?
एंटीबॉडी बनी। क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। पी के शरीर में क्या हुआ? एंटीबॉडी बनी। तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बनी तो हम रिजल्ट क्या निकालेंगे? जरा सोचो, रिजल्ट क्या निकला? एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है, तब क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है। तो अब इस पिग के शरीर में क्या बनी? एंटीबॉडी। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इस मंकी के अंदर कुछ ऐसी चीज थी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज थी जिसकी वजह जो सुअर के पास नहीं थी, पिग के पास नहीं थी, और इसीलिए उसके अंदर क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। किसके खिलाफ? इस मकाका रीसस बंदर में। तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? एंटीजन के खिलाफ। तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो मंकी है, मंकी हैव एक्स्ट्रा एंटीजन। एक्स्ट्रा एंटीजन मतलब उसके पास, मंकी के पास रक्त समूह के अलावा, ब्लड ग्रुप के अलावा भी एक एंटीजन उपस्थित है। ये रिजल्ट निकाला, जो कि which is absent in पिग्स ब्लड। यानी कि जो आपके मंकी लिया गया था मकाका रीसस, उसके ब्लड में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एंटीजन था जो सुअर के ब्लड में नहीं था, पिग के ब्लड में नहीं था, जिसके कारण पिग के ब्लड में क्या बनी? एंटीबॉडी बनी। और इस एंटीबॉडी ने क्या किया? आरबीसी को मार दिया, उसको भक्षण कर ले। कैसे? क्यों? सुनना। अब ये जो एक्स्ट्रा एंटीजन जो है, वो एक्स्ट्रा एंटीजन कहां पर मिलता है? ये भी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही मिलता है। आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एंटीजन आपको कहां पर मिल रहा है? आरबीसी की सतह पर मिल रहा है। तो वो एंटीबॉडी किस पर अटैक करेगा? इस एक्स्ट्रा एंटीजन को मारना है, इस एंटीबॉडी को जो पिग के अंदर बनी है। तो कहां पर अटैक करेगा? आरबीसी की सतह पर। तो वो आरबीसी को ना मारेगा, यानी कि एनीमिया होगा। आरबीसी किसी की कमी होती है तो एनीमिया होती है, और फाइनल क्या होगा? इसका जो एंड कोज होता है, जो एंड इसका जो होता है, क्या होता है? डेथ होती है। चलो अब सुनना, जब एक्सट्रीम बढ़ जाता है तब तो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है ये। तो फिर अब उनके दिमाग में आया कि आरबीसी की सतह पर केवल रक्त समूह की एंटीजन नहीं होती है। आरबीसी की सतह पर केवल रक्त समूह की एंटीजन नहीं होती है, इसके अलावा भी एक एंटीजन होता है। क्लियर? और फिर उस एंटीजन को उनको नाम देना था। तो उन्होंने क्या सोचा? नाम कैसे दे? तो नाम सिंपल सा है। मंकी कौन सा लिया था? ये जो एंटीजन कहां मिला था? रीसस मंकी में, मकाका रीसस मंकी में। तो रीसस मंकी के दो फर्स्ट के अल्फाबेट ले लिए, आर और एच। ये दो के फर्स्ट अल्फाबेट ले लिए, और फिर उन्होंने बोला कि उसके अंदर क्या है? आर एच एंटीजन है। और इसी आर एच एंटीजन को अपन क्या बोलते हैं? आर एच फैक्टर बोलते हैं। इसी आर एच एंटीजन क्या बोलोगे आप? आर एच फैक्टर बोलते हो। क्लियर? तो अब इसको नाम दीजिए क्या? आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन, जो कहो वो। कहां पर मिलेगा ऐसा पूछा जाए तो आरबीसी की सतह पर ही मिलता है। मतलब अभी हमने आरबीसी बनाई थी ना, ये सपोज मैं आरबीसी बनाऊं वापिस, ठीक है, ये लो, ये आरबीसी बनाई, तो आरबीसी की सतह पर क्या मिलेगा? रक्त समूह के एंटीजन तो मिलेगी सही, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा? आर एच एंटीजन भी मिलेगा। क्लियर? तो अगर आर एच एंटीजन उपस्थित है तो आप क्या बोलोगे? आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। और अगर आर एच एंटीजन अनुपस्थित है तो क्या बोलोगे? आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? तो उसके अंदर क्या है? रक्त समूह का एंटीजन तो उपस्थित है ही है, साथ में उसके पास अतिरिक्त आर एच समूह भी उपस्थित है। आर एच नेगेटिव का मतलब क्या है? उसके पास क्या नहीं है? आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप का एंटीजन उसके पास है ही है। क्लियर? अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन जो है वो तो आपकी होती है आर एच पॉजिटिव, वाइल 15% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड आर आर एच नेगेटिव। तो जो 15% जो जनसंख्या विश्व की वो आर एच नेगेटिव है, और 85% जो है वो आर एच पॉजिटिव है। मतलब उनके ब्लड में आर एच जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है उसके अलावा भी एक एंटीजन मिलता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन।
आई होप आपको समझ में आई होगी कहानी, बड़ी सिंपल सी बात थी। क्या हुआ था, मंकी का ब्लड पिग में डाला गया तो पिग की क्या होगी, डेथ होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रही थी, एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी ने क्या किया है, आरबीसी की सतह पर वार कर रही है। तो फिर उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि इसके अंदर क्या है, विशेष प्रकार का एंटीजन है। भले ब्लड ग्रुप सेम था फिर भी वो डेथ होगी, मतलब विशेष प्रकार का एंटीजन है जो कि आरबीसी की सतह पर है, क्योंकि किसको किल कर रहा है, आरबीसी को। एंटीबॉडी आरबीसी की सतह पर जाकर अटैक कर रही है, मतलब वो कहां पर, आरबीसी की सतह पर ही है वो जो एक्स्ट्रा एंटीजन है। और फिर एक्स्ट्रा एंटीजन को उन्होंने बोला, हमने रिसर्च में खोजा था तो नाम रखेंगे इसका आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन। यहाँ पर आरएच का और कोई मतलब नहीं है, रिसर्च बंदर में खोजा गया था, इसीलिए वहां से 2 अल्फाबेट ले लिए और इसका नाम इन्होंने रख दिया आरएच फैक्टर। क्लियर, चलिए आई होप आपको समझ में आगे होगी चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो था आपका आरएच फैक्टर। अब एक और चीज समझते जो इससे संबंधित है, आरएच फैक्टर से संबंधित है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, चलो वो समझते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, अब ये क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, बात करें अगर यहाँ ब्लड, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सपोज ए है, इस चीज को समझ लो, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसकी 2 कंडीशन बनती है, देखना, एक तो हो सकता है वो ए पॉजिटिव हो और एक होता है ए नेगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके अंदर एक तो ए एंटीजन है ही सही, क्या है, ए एंटीजन है ही सही, लेकिन साथ में उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ए एंटीजन के अलावा उसके अंदर मिलेगा आर एच एंटीजन भी है। देखिए मैं एंटीजन को या फैक्टर को एक ही बात है, समझ रहे हो ना, उसके अंदर आर एच एंटीजन भी क्या है, उपस्थित है, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंस है और ए एंटीजन भी प्रेजेंस है। तो ऐसी दशा में आप क्या बोलोगे, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव है। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, ए एंटीजन तो मिलेगा ही सही आपको, ए एंटीजन मिलेगा ही सही आपको, लेकिन इसके अंदर बात करें आर एच एंटीजन की, आर एच एंटीजन की, तो इसके अंदर क्या होगा, आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा। अगर मैं राइट का साइन करूं इसका मतलब आर एच एंटीजन प्रेजेंस है, क्रॉस करूं मतलब नहीं है, ठीक है। जनरली अपना यही ट्रेंड रहेगा, जहां जहां मैं राइट करूंगा मतलब वो प्रेजेंट है, क्रॉस करूंगा मतलब एब्सेंट है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो ए नेगेटिव का मतलब क्या है, ए एंटीजन तो है लेकिन आर एच एंटीजन नहीं है। ए पॉजिटिव का मतलब ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। यही बात सारे सिनेरियो में लागू हो जाएगी। देखो जितने भी ब्लड ग्रुप है सबके 2-2 हो जाएंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो रेयर, बहुत ही रेयर केस में ब्लड ग्रुप मिलता है, ओ नेगेटिव, है ना। तो ओ नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, ना तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ना ही आर एच एंटीजन है, दोनों में से किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, और ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बहुत रेयर से रेयर केस में होता है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टर्म बोली थी अभी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बड़े आसान सी टर्म है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना बस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है समझते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस 2 केस बनेंगे अपनी, और दोनों केस में अपने स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कौन सा सुनना, फर्स्ट प्रेगनेंसी। केस फर्स्ट है अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। एक मिनट, अच्छा लिखते हैं, मजा नहीं आया। चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी, केस फर्स्ट है अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी। वेट है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर अब सेकंड केस देखेंगे कि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो रहा है वो। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है सुनना जानते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो मदर है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मदर, एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, अभी उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, और उस लेडी का ब्लड ग्रुप अपन मान लेते हैं ए है। लेडी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और ए नेगेटिव है। मैंने क्या बोला, ए नेगेटिव है, ध्यान देना। तो ए नेगेटिव इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंस है, क्या, आर एच एंटीजन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आर एच एंटीजन आपका एब्सेंट है। ए बी का मतलब क्या है, एब्सेंट, अनुपस्थित में ए बी लिखा है, ठीक है मैंने, ए बी
मतलब एब्सेंट कह रहा हूं मैं, अनुपस्थित है यू। तो इसके अंदर आर एच एंटीजन एब्सेंट है, ए नेगेटिव है वो, मतलब एंटीजन तो कौन सा है इसके पास, ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसके बाद एंटीजन ए है। इसके बाद एंटीजन की बात करूं मैं तो एंटीजन क्या है, ए है, ठीक है। एंटीजन कौन सा है, ए है, और आर एच एंटीजन एब्सेंट है, इसीलिए क्या बोला, ए नेगेटिव बोला। क्लियर। चलिए अब इसकी जो वॉम्ब है, इसकी जो वॉम्ब है यानी कि इसका जो गर्भाशय यूट्रस जो है उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे की बात करें, मतलब फीटस की, फीटस। मैं बेबी भी लिख देता हूं, बेबी। मैं कहूँ इस बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, कैसा है, बी है। लेकिन बी के साथ फिर एक और चीज ऐड हो जाती है कि बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो हम मानते चलते हैं बी पॉजिटिव है। अब सुनना, ये जो ब्लड ग्रुप है बच्चे का ब्लड ग्रुप बी और माता का जो भी ए था, तो यहाँ पर पिता भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इसको हम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप होते हैं और कैसे चीजें काम करती है, कि कैसे हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे वहां पर जेनेटिक्स में। अब देखिए आप, मदर का ब्लड ग्रुप ए था, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, मदर के पास क्या है, ए एंटीजन है और आर एच एंटीजन नहीं है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके जो गर्भ में बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव मतलब बच्चे के पास क्या है, समझो बच्चे के पास क्या है, एंटीजन बी तो है ही सही, बच्चे के पास क्या है, एंटीजन बी है, और साथ में क्या है बच्चे के पास, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंस है। आर एच एंटीजन भी बच्चे के पास क्या है, प्रेजेंस है, आर एच एंटीजन प्रेजेंस। पी का मतलब क्या है, प्रेजेंस है। तो आर एच एंटीजन भी बच्चे के अंदर प्रेजेंस है। अब सुनना आगे कहानी क्या होने वाली। अब देखो यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है। माता का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए नेगेटिव है। मतलब माता के पास क्या है, ए एंटीजन है लेकिन आर एच एंटीजन नहीं है। बच्चे के पास क्या है, खुद का बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप का, लेकिन साथ में आर एच एंटीजन भी उसके पास उपस्थित है। बच्चे के पास हम बात कर रहे हैं, आर एच एंटीजन भी उपस्थित। एक मिनट, सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा था, यहाँ पर बी पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या है कि बी एंटीजन था ही सही, साथ में आर एच एंटीजन भी उसके अंदर उपस्थित था। अब यहाँ पर देखना, अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, तो अब यहाँ पर दिक्कत है, दोनों ब्लड ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत होती नहीं है। उसका रीजन बता दूंगा, क्योंकि देखो माता के पास ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। माता का ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, तो उसके पास बी ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप तो बी है, तो वो उसके खिलाफ जाकर मार देना चाहिए उसको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन बताता, उसका रीजन इसलिए समझना क्योंकि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर क्या होता है, बेबी जब बेबी है, ठीक है, ये तो वो किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से, अपनी माता से जुड़ा रहता है। बेबी जो होता है वो प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है, अपनी माता से जुड़ा रहता है। यहाँ पर प्लेसेंटा ये, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बेबी को दिए जाते हैं मदर के थ्रू। अब सुनना आगे क्या होगा वो, तो यहाँ पर जो मदर का ब्लड है, बाहर क्या है, मदर, तो मदर का जो ब्लड है और जो बेबी का जो ब्लड है वो किसी प्रकार से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मतलब दोनों अलग अलग आर्टरी, वेन और कैपिलरी में फ्लो हो रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक का मदर का जो बी एंटीबॉडी है वो बच्चे के बी ब्लड ग्रुप को कोई नुकसान पहुंचाएगा, एंटीबॉडी बोल रहा हूं, नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ब्लड किसी के। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जब तक अलग अलग है, क्या दिक्कत है, जब तक कि उनको मैच नहीं करवाया जाएगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी और व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, क्या दिक्कत है हम दोनों को, जब तक कि हम दोनों का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। तो इन दोनों का ब्लड जो होता है वो अलग अलग वेसल्स में बहता है, अलग अलग आर्टरी, कैपिलरी और वेन में बहता है, कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, प्लेसेंटा से थ्रू होकर जब कोई चीज जाती है
तो वो तो बच्चे को इफेक्ट कर सकती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी तब। लेकिन जो एंटीबॉडी है मदर के पास किसके लिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी है। तो कोई भी एंटीबॉडी जो होती है सिवाय आईजीजी के, मैं बता चुका हूं, प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती है। केवल एंटीबॉडी की बात करूं तो आईजीजी होता है वही प्लेसेंटा से पार हो पाती है, क्योंकि वही इतनी पतली होती है, बाकी सारी मोटी होती है। तो इसके कारण वो क्या करती है, प्लेसेंटा से पार नहीं हो पाती है। तो माता के पास ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी तो है, लेकिन वो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या नहीं हो पा रही है, और प्लेसेंटा से ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो एंटीबॉडी बच्चे में नहीं जा रही है। तो बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर दोस्त चीज समझ में, ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, और मदर का जो एंटीबॉडी है बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होता दिक्कत नहीं है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि जो बी एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीबॉडी, यहाँ पर सभी एंटीबॉडी आ गई, बी ए और ए बी, ये जो दोनों एंटीबॉडी है बी और ए, वो दोनों एंटीबॉडी जो होती है प्लेसेंटा से पार नहीं हो पाती है, तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आई होप चीज आपको समझ में आ रही होगी, बड़ी आसान चीज है। अब सुनना आगे क्या होने वाला है वो। चलो अब इस केस में क्या होगा, गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होगा, और जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल, फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल। तो पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस पहली डिलीवरी के दौरान एक चीज जो माता के साथ होगी वो समझना अपने को, वो चीज क्या होगी, मदर के साथ सुनना। पहले केस में इस दौरान जब फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी तो मदर की बॉडी में, ध्यान देना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मदर की। तो मदर की जो बॉडी है, उस मदर की बॉडी में बन जाएगा, क्या बनेगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। अब इसको समझते हैं अभी, एंटीबॉडी, मदर बॉडी में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा, आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी। समझना अब क्या हुआ है वो। तो माता के शरीर में क्या हो गया, आरएच एंटीबॉडी बन गया। अब कैसे बना वो सुनो, देखो अब बेबी था वो कैसा था, आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव था, मतलब बेबी के अंदर क्या था, आरएच एंटीजन था। मदर कैसी थी, आरएच नेगेटिव, उसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं था। अब जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है जनरली कि जो टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, प्लेसेंटा अलग होती है तो प्लेसेंटा के टिश्यू डैमेज होते हैं, कुछ जो बेबी है उसके टिश्यू भी डैमेज होते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो उस दौरान क्या होता है, रक्त मिल जाता है। क्लियर? अब रक्त मिल जाने के कारण अब दो प्रकार की क्या होगी, यहाँ पर हानियां होगी। पहले तो देखिए मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है। तो बच्चे का और मदर का ब्लड जब मिक्स हुआ तो अब माता के शरीर में क्या बन जाएगी, उस ब्लड के खिलाफ भी क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो वो भी दिक्कत होगी, वहां पर क्या होगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का क्या मतलब है कि वो दूसरे एंटीजन को मारेगा। तो माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, देखिए माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, उसके बाद वो किसके ब्लड को मारेगा, बी वाले को। यहाँ पे देख रहे हो बी वाले ब्लड को वो मारेगा। क्लियर? तो यहाँ पर बी वाले ब्लड को वो मारेगा। अब बच्चे का बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, तो ए इस बी को किल करेगा और उस एंटीजन को किल करना है उसको। वो एंटीजन कहां पर है, आरबीसी की सतह पर है। क्लियर? वो एंटीजन कहां पर है, आरबीसी की सतह पर है। यानी कि वो जाकर अटैक किसको करेगा, आरबीसी को करेगा। मतलब वो किसको मार रहा है, आरबीसी को मार रहा है। क्लियर? आरबीसी को मार रहा है, कहने का मतलब क्या है, आरबीसी की संख्या कम होगी, यानी क्या होगा, एनीमिया होगा। क्लियर हो रही है? और फिर क्या होगा, उसका जो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट में लीड टू डेथ। करिए अब यहाँ पर एक और चीज मैं इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ आपको, वो ये है कि जो आरएच एंटीजन है वो कहाँ होती है, वो भी देख लो। जो आरएच एंटीजन है वो भी आपको कहाँ मिलता है, आरएच एंटीजन वो भी आपको कहाँ मिलता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, आरबीसी मेम्ब्रेन। और आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है, डोनेन मेम्ब्रेन। ये अपने को मिलेगा आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। अब इस केस पे आ जाए क्या हुआ वो। अब देखिए मदर की बॉडी में क्या बन गया, एंटीबॉडी। कैसे, मैं क्या बोल रहा था, अब जब डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो टिश्यू डैमेज होंगे। जब टिश्यू डैमेज होंगे तो टिश्यू के डैमेज होने के कारण क्या होगा कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। और जब ब्लड मिक्स हुआ तब दिक्कत क्या होनी चाहिए कि एक तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वहां पर क्या होगा, मदर का और जो एंटीबॉडी है वो उस ब्लड को क्या करेगा, कोगुलेटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रक्त होता है वो बहुत ही कम मात्रा में मिक्स होता है, और जब
बहुत ही कम मात्रा में मिक्स होता है तो वो शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। समझना, जब मेरे शरीर में पूरा ही दूसरे ब्लड ग्रुप का कोई पूरा ब्लड अंदर जा रहा है, पूरा ब्लड, तो मेरे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बहुत कम मात्रा में जा रहा है तो बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा, और इतना कम नुकसान हमारा शरीर झेल लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मदर में उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो ब्लड मिक्स हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में मिक्स हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में, तो वहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि बच्चे के पास क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंस है। बच्चे के पास क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंस है। अब इस RH एंटीजन के खिलाफ माता के शरीर में क्या बन गई है, एंटीबॉडी बन गई है। मदर की बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। किसके खिलाफ, उस RH एंटीबॉडी के खिलाफ। अब वो एंटीबॉडी मतलब एक एक्स्ट्रा चीज मदर के पास आ गई है। मदर के पास एडवांस में एंटीबॉडी तो थी सही पहले से, इस एंटीजन ये था, और साथ में क्या है, एंटीबॉडी भी लिख देता हूं मैं। चलो, मदर के पास क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी है, तो एंटीबॉडी बी थी पहले से, तो एंटीबॉडी तो नहीं बनी, प्राकृतिक रूप से ही थी, लेकिन एक नई चीज ऐड होगी उसके ब्लड में। किसके, मदर के ब्लड में एक नई चीज ऐड होगी जिसको क्या बोला जाता है, RH एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीबॉडी क्या होता है वो, अगर मैं बात करूं, देखिए ये अपनी कौन सी होगी, RBC होगी, ठीक है, और ये चारों तरफ क्या होगा, प्लाज्मा होगा। RBC की सतह पर तो आपको क्या मिलेगी, एंटीजन मिलेगा। RBC की सतह पर क्या मिलेगा, एंटीजन मिलेगा, और जब ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एंटीबॉडी मिलेगी। तो माता के शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा एंटीबॉडी था, बी एंटीबॉडी, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। वही बच्चे की बात करें तो बच्चे में क्या था, एंटीजन बी था, RH एंटीजन था, और एंटीबॉडी कौन सा था बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर तीसरी चीज थी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कौन सा था, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा। एंटीबॉडी विपरीत ब्लड के लिए होती है, इतना याद रखना, एंटीबॉडी विपरीत ब्लड के लिए होती है। जो ब्लड ग्रुप अपन रखते हैं उससे विपरीत ब्लड ग्रुप में, मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप के लिए होगा, उसी को तो मुझे किल करना होगा अगर मेरे शरीर में वो ब्लड जाएगा तो। क्लियर, चलिए अब देखिए इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, चलिए तुम मिटा देते हैं, अब आगे समझते हैं। अब इस केस में देखिए क्या हुआ, वो अब माता का जो ब्लड है उस ब्लड में क्या चीज आ गई है, RH एंटीबॉडी आ चुकी है। एक नई चीज ऐड हो गई है मदर के ब्लड में, कौन सा, RH एंटीबॉडी। क्लियर, अब देखते हैं केस सेकंड में। ये पहली डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड केस में। चलिए, मतलब क्या हो रहा है, देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है वो, यानी कि केस सेकंड। केस सेकंड कैसे बात करें, सेकंड प्रेगनेंसी की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड टाइम वो लेडी फिर से प्रेग्नेंट होती है, सेम लेडी, सेकंड प्रेगनेंसी। अब इस सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा उसको समझ रहा। अब देखिए अगेन वही मदर है, तो मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है हमने बता चुके अपन, मदर का ब्लड ग्रुप है ए, तो ये मदर का ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव है। अगेन मदर तो कैसी है, ए नेगेटिव है, मतलब RH एंटीजन नहीं है। तो इस मदर का ब्लड ग्रुप जो ए नेगेटिव, इसके अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, एक तो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन सा हो गया, ए होगा। दूसरी चीज इसके अंदर जो है वो है कौन सी, इसके अंदर RH एंटीजन तो एब्सेंट है, तो मैं लिख देता हूँ RH एंटीजन एब्सेंट, RH एंटीजन एब्सेंट। RH एंटीजन तो मदर के पास है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर, एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी होगा। एंटीबॉडी मैंने क्या बोला, विपरीत ब्लड के लिए होता है, एंटीबॉडी आपका कौन सा हो जाएगा, बी एंटीबॉडी हो गया। लेकिन अब उसी मात्रा में एक नई चीज आ गई है, उस मदर में एक नई चीज ऐड हो गई है ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय। क्लियर, कौन सा था वो, RH एंटीबॉडी जो बन चुकी थी ब्लड मिक्स होने के कारण। तो अब उस मदर की ब्लड में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है, और उस एक्स्ट्रा चीज को आप क्या बोलोगे, RH एंटीबॉडी। तो अब मदर के शरीर में क्या आ गई है, RH एंटीबॉडी। मतलब अब मदर के रक्त में ये देखो तीन चीजें हो गई है, एंटीजन ए है,
एंटीबॉडी बी है और साथ में आर एच एंटीबॉडी भी आ चुकी है। क्लियर। अब जो एंटीजन है आर एच वो मदर के अंदर एब्सेंट है। क्लियर। चलिए अब देखना आगे क्या होने वाला है। अब इसका जो बेबी है, मदर का जो बेबी है उसकी बात करूं मैं, तो अगेन हम उसका ब्लड ग्रुप वही रखते हैं जो पहले रखा था, बी पॉजिटिव रखा है। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव है मदर का ब्लड ग्रुप। जी सर लगेगा। तो मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो मदर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मदर सॉरी बेबी का, तो बेबी का कैसा है? बी पॉजिटिव है। तो बेबी के ब्लड में क्या क्या चीजें देखिए, एक तो उसके अंदर क्या है? एंटीजन। उसमें क्या है? एंटीजन। एंटीजन कौन सा है? तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो एंटीजन बी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है? एक और एंटीजन भी है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? आर एच एंटीजन भी इसमें प्रेजेंस है। आर एच एंटीजन प्रेजेंट। और क्या है बेबी के ब्लड में देखिए, और इसके अंदर एंटीबॉडी है, लेकिन कौन सा एंटीबॉडी है? ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी है। इधर देखिए ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए वाला एंटीबॉडी होगा। तो अब जो बेबी है उसके ब्लड में क्या है? एंटीजन बी है, आर एच एंटीजन प्रेजेंस है और साथ में एंटीबॉडी ए प्रेजेंस है। ये बेबी की हाल है। ठीक है। अब सुनना आगे क्या होगा। इन दोनों सिंड्रोम में आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस एक ही चीज का हो गया है कि अब मदर के पास क्या आ गया है? आर एच एंटीबॉडी, जो कि पहले मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, जो बना ही था कब? व्हाइल हैविंग फॉर डिलीवरी। क्लियर। चलिए अब सुनना आगे केस में क्या होने वाला है वो। अब यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है, अब सुनना एक खास बात क्या, जो आर एच एंटीबॉडी है यहाँ पर भी देखो, बच्चे का ग्रुप बी है, मदर का ए है, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, लेकिन दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है? अलग अलग वेसल्स में हो रहा है, अलग अलग आर्टरी, अलग अलग वेन, अलग अलग कैपिलरी में, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर। और साथ में जो एंटीबॉडी है, मदर के पास कौन सा एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी है, जो किसके खिलाफ है? इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ है, जो बच्चे के अंदर जाकर उसके आरबीसी को नष्ट कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। रीजन क्या है? रीजन बस इतना है कि जो एंटीबॉडी होती है, मैं बता चुका हूं, वो प्लेसेंटा को पार नहीं करती है, एक्सेप्ट आईजीजी। आईजीजी के अलावा कोई भी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को पार नहीं करती है। प्लेसेंटा को पार करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी कौन सा है? आईजीजी। बता चुका हूं, जब मैंने पढ़ाया था इसको, आरबीसी पढ़ा तो वहां पर मैं बता चुका हूं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखिए अब जो बच्चा है उसके पास क्या है? बी एंटीजन है, आर एच एंटीजन है और एंटीबॉडी ए। मदर के पास क्या है? एंटीजन ए, आर एच एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी बी है और आर एच एंटीबॉडी। अब सुनना आगे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आर एच एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी इज, इस लाइन को समझना, आर एच एंटीबॉडी इज परमिएबल टू, is permeable to placenta। आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। यानी कि जो आर एच एंटीबॉडी, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत कोई नहीं थी तब तक कि जब तक कि आर एच एंटीबॉडी माता के शरीर में, लेकिन जब ये बच्चे में जाएगी दिक्कत करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात यही है कि जो आर एच एंटीजन है वो क्या है? प्लेसेंटा के लिए परमिएबल है, मतलब वो प्लेसेंटा से पार होकर कहां पर आ जाएगी? टिश्यू में आ जाएगी, क्योंकि गर्भ में क्या है? टिश्यू है, और वो किससे जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा से, अपनी मां से जुड़ा हुआ है। तो जब प्लेसेंटा जो है, तो जो प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है जिसकी द्वारा प्लेसेंटा जो वो मैटरनल टिश्यू और बेबी के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और उसमें ब्लड का फ्लो तो डिफरेंस होता ही है, उसके लिए अलग वेसेल्स होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्लेसेंटा से पार होकर एंटीबॉडी मदर से, अब मदर के ब्लड में क्या है? मदर है ये, मदर के ब्लड में क्या है? आर एच एंटीबॉडी है, आर एच एंटीबॉडी वो इस प्लेसेंटा को पार करके कहां पर चला जाएगा? बेबी के अंदर। अब आगे क्या होगा वो, बेबी के अंदर जाने के बाद क्या है? दिक्कत होगी ऑब्वियसली। चलो अब देखो, तो आर एच एंटीबॉडी इज परमेबल टू प्लेसेंटा, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर एच एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी एंटर्स टू
एंटर्स टू बेबीज ब्लड। तो अब RH एंटीबॉडी कहां पर एंटर कर चुका है? बेबी के ब्लड में एंटर कर चुका है। और बेबी के ब्लड में क्या है? RH एंटीजन है। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीजन को मारना। और वो एंटीजन कहां पर है? आरबीसी की सतह पर है। तो RH एंटीबॉडी अटैक कहां करेगी? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। मतलब वो उसको जाकर क्या करेगी? किल करेगी। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, सुनना, यहां पर RH एंटीबॉडी kill the RH antibody kill the RH antigen which is present on RBC's membrane। क्योंकि RH एंटीजन कहां पर देखिए लिखा है मैंने, आरबीसी की मेम्ब्रेन, विच इज प्रेजेंट ऑन RBC's मेम्ब्रेन। तो ये आपको कहां पर मिल रहा है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। इसका मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडी किसको किल करेगी? आरबीसी की मेम्ब्रेन को। तो यहां पर क्या होगा? आरबीसी का लॉस होगा। तो इसके कारण क्या होगा? आरबीसी मेम्ब्रेन, मैं पूरा लिख देता हूं, आरबीसी मेम्ब्रेन ऑफ बेबीज ब्लड। तो जो बेबी का जो ब्लड है, उसकी जो आरबीसी है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको जाकर किल करेगा कौन? RH एंटीबॉडी। अब इसके कारण क्या होगा? आरबीसी लॉस इन ब्लड। तो ब्लड में क्या होगा? आरबीसी की काउंट कम होगा। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। और जब एनीमिया एक हद तक बढ़ जाता है तो क्या होता है? जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस का संबंध एनीमिया से है। हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको, किस प्रकार से इसका संबंध है वो, कि जब आप आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जॉन्डिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे में क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, साथ में बच्चे में क्या होगा? जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, जॉन्डिस। तो बच्चे में हो जाएगा जॉन्डिस और साथ में क्या होगा? एनीमिया। और एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, अगर अपन एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? बच्चे की क्या हो जाएगी? डेथ होगी। एक्सट्रीम लेवल पर जाकर क्या होगी? बच्चे की डेथ होगी। तो इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में क्या हो रहा है? आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और वो क्या कर रही है? टूट रही है, खत्म हो रही है वो, इसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इसको टर्म को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और ये क्रिया हो कहां रही है? फीटस में, भ्रूण में हो रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आपके एनसीईआरटी में टर्म गिवन है FAE है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या चीज है। क्लियर? तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत होगी, बच्चे में क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। बड़ी आसान से ये देखिए, एक बार अपन देख लेते क्या है। ये देखो, केस फर्स्ट में क्या हुआ था? मदर प्रेग्नेंट हुई थी, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा था? ए था। तो ए ब्लड ग्रुप था, इसके कारण उसके अंदर एंटीजन ए था और उसके अंदर RH एंटीजन नहीं था, क्योंकि ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? RH एंटीजन नहीं है। RH क्या होता है? अतिरिक्त एंटीजन है, जो कहां पर है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर है, डोनेंस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अपन। क्लियर? अब बच्चा जो है, जो माँ के पेट में पल रहा है वॉर्म में, वो बच्चा कौन सा है? बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? उस बच्चे में एंटीजन बी तो है ही सही, RH एंटीजन भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सा है? ए एंटीबॉडी है। जैसा ब्लड ग्रुप उसके विपरीत एंटीबॉडी। क्लियर? अब यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ब्लड ग्रुप भले अलग है, क्योंकि दोनों का ब्लड फ्लो ही अलग अलग हो रहा है, अलग अलग वेसल्स में हो रहा है, अलग अलग वाहिनी में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दिक्कत की बात थी जब कब? प्लेसेंटा वाले केस में, कि प्लेसेंटा से थ्रू न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाता ही अंदर। क्लियर? तो जब न्यूट्रिएंट जाएगा तब वो एंटीबॉडी भी जा सकती है, लेकिन प्लेसेंटा जो होती है वो इस एंटीबॉडी के लिए परमिएबल है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं थी, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था। पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत होती है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम। जब पहली डिलीवरी हो जाती है तब क्या होता है
कि जो ब्लड है वो मिक्स होने लगता है। कुछ ब्लड मिक्स होगा, जब ब्लीडिंग होगी तो मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स होगा ही होगा। तब मिक्स हो जाने के कारण मदर के शरीर में क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडी। क्यों बन गई, क्योंकि बेबी के पास क्या था, आरएच एंटीजन था। तो बेबी के पास आरएच एंटीजन होने के कारण मदर के शरीर में क्या बन गई है, आरएच एंटीबॉडी बन गई है। अब इस डिलीवरी बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बच्चा नॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, माता को भी दिक्कत नहीं होगी, फिजिकली अपीयरेंस में माता को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके ब्लड में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी है, कौन सी है वो, एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो दिक्कत वाली बात है, तब जब उसका बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव हो। अगर वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा अगर आरएच नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केस सेकंड में क्या हुआ, वही मदर है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो अब उसके ब्लड में क्या है, एंटीजन ए तो है ही सी, साथ में क्या हो गया, आरएच एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी बी जो था ही सी, पहले से था, लेकिन एक नई चीज ऐड हो गई उसके ब्लड में, कौन सा, आरएच एंटीबॉडी। वो नई चीज ऐड होगी, कौन सी है वो, आरएच एंटीबॉडी। अब जो उसके पेट में जो बच्चा है वो कैसा है आपका, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या, उसका एंटीजन बी है, आरएच एंटीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और साथ में क्या है, एंटीबॉडी ये है उसका। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन सा है, आरएच एंटीजन है। अब क्या होगा, जो आरएच एंटीबॉडी है उसकी खास बात है, एक्चुअली दिक्कत यहीं पे हो रही है, अगर ये परमिएबल नहीं होती, किसके लिए, प्लेसेंटा के लिए दिक्कत होती ही नहीं। क्लियर, लेकिन अब जो मदर के पास क्या है, आरएच एंटीबॉडी है, वो आरएच एंटीबॉडी किसके लिए परमिएबल, आपके ब्लड के लिए, सॉरी प्लेसेंटा के लिए। तो प्लेसेंटा के लिए वो कैसी है, परमिएबल है, मतलब प्लेसेंटा से पार होकर कहां पर आ रही है, बच्चे में आ रही है। कब आ रही है, जब न्यूट्रिएंट आ रहा है। जो न्यूट्रिएंट होता है, जो माता जो न्यूट्रिएंट ले रही है वो बच्चे को पहुंचा रहा है, किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचाया जाता है। प्लेसेंटा से होकर वो बच्चे तक पहुंचता है, बेबी तक। तो अब जब प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट जा रहा है, उसी वक्त क्या हो रहा है, ये जो एंटीबॉडी बनाई थी माता ने पहली प्रेगनेंसी के दौरान, पहली डिलीवरी के दौरान, वो जो आरएच एंटीबॉडी है वो अब कहां पर एंटर कर रही है, बच्चे के अंदर एंटर कर रही है। तो देखिए, आरएच एंटीबॉडी एंटर्स टू ब्लड, बेबीज ब्लड, तो बेबी के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी अंदर चला गया। अब वो आरएच एंटीबॉडी किसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, आरएच एंटीजन को, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा किसको ढूंढती है, एंटीजन को मारने के लिए। अब वो आरएच एंटीबॉडी वो एंटीजन को ढूंढ रही है। वो एंटीजन कहां पर, आरएच एंटीजन आरबीसी की सतह पर है, तो ये एंटीबॉडी किसको किल करेगी, आरबीसी को जाकर किल करेगी। इसीलिए बेबी में क्या होगा, आरबीसी का लॉस होना शुरू हो जाएगा और आरबीसी मरनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। तो कहां पर हो रहा है, ये भ्रूण में हो रहा है। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ये था अपना आरएच फैक्टर के दो टॉपिक होते हैं, एक तो आरएच फैक्टर क्या होता है वो हमने देखा, और साथ में दूसरा फैक्टर है वो है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। ये टर्म याद रखना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, जनरली नीट वगैरह वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, एक और चीज याद रखना कि आजकल क्या होता है, इसके 24 घंटों के भीतर, प्रेगनेंसी के सॉरी डिलीवरी के 24 घंटों के भीतर स्पेशल एंटीबॉडी दी जाती है इस एंटीजन के खिलाफ ही माता के अंदर, ताकि वो सेफ रहे और उसको सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत नहीं हो। उसका नाम है रोहगम एंटीबॉडी, जिसको डी इंजेक्शन भी बोलते हैं, रोहगम एंटीबॉडी। क्लियर, याद रखना, रोहगम एंटीबॉडी। चलिए, तो ये तो था अपना आरएच फैक्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर रहे थे, एक और चीज जो अपने को पढ़नी है वो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है वो। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, रक्त का थक्का बनने की। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है वो। ब्लड क्लॉटिंग, देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है वो, बड़ी सामान्य भाषा में बात करें अपन तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, आप सब जानते हो, जब कहीं पर अपने को कट लगता है, जब हमारे बॉडी में पंचर होता है, हमारी जो वेसल्स है वो पंचर होती है, तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, और कुछ समय बाद है ना 2 से 3 मिनट के बाद वो फ्लो बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हो गया, क्योंकि अपन कहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया, यानी कि रक्त का थक्का जम गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है। क्लियर, लेकिन जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर बहता है तो वहां पर कहीं क्लॉट नहीं बनते हैं। क्लियर, वहां पर भी कभी कभी क्लॉट बनते हैं, उसके हम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन जनरली वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता। उसका कारण क्या था, उसका कारण बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पर हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, प्रतिस्कंदन कारक होता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, जिसका नाम होता है हेपेरिन। और हेपेरिन प्रोटीन नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्लियर,
तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हेपेरिन पाया जाता है। इसीलिए जब वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार का क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब पंक्चर होता है, जब स्किन पंक्चर होती है, जब ब्लड फ्लो आउटसाइड हो रहा है, तब क्या हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ब्लड का बहना रुक जाता है, जिसको बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। लेकिन समझते हैं कि ये प्रोसीजर होता कैसे है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने, एक वेसिस का डायग्राम बनाते हैं अपन। ये ब्लड वेसिल्स है। अब देखो इसमें कैसे होता है वो। देखिए जो ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी हम बात करें तो ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तीनों की बात कर रहा हूं मैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तीनों में एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्लियर, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। और उसमें मैं अगर कैपिलरी की बात करूं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम की बनी होती है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर बात करें टिश्यू की। हालांकि एनिमल टिश्यू में हम अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी जनरल इंफॉर्मेशन जितनी जरूरी उतनी बता रहा हूँ। देखो टिश्यू मेजरली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो होता है वो होता है नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। और चौथा जो होता है मसल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मस्कुलेचर, मसल्स टिश्यू। ये 4 मेजर टाइप होते हैं टिश्यू के। हम एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कौन सा होता है, पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व टिश्यू और मसल्स टिश्यू। हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, जिनसे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है। फिर इनका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो आप डिटेल स्टडी करेंगे तब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये क्या होता है समझ लो, एपिथेलियल टिश्यू होता कहाँ पर है। अभी उतनी जानकारी बताऊंगा जितनी इसके लिए जरूरी है, ठीक है, ज्यादा डीप में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि अपना टॉपिक कौन सा है, ब्लड क्लॉटिंग है यहाँ पर। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है वो समझो। एपिथेलियल टिश्यू कहां पर मिलेगा, हमारी बॉडी की वो सारी जगह जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। समझना, इतना याद रखना, हमारे शरीर की वो तमाम जगह जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। जैसे कि मेरी स्किन, स्किन पे क्या मिलेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसीलिए जो स्किन की जो अपर लेयर है वो उसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल प्रकार का टिश्यू मिलेगा। मतलब उसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, नर्व टिश्यू नहीं है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है। ऊपर की सतह की बात कर रहा हूं तो कौन सा टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू, बाहर सरफेस जो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दूसरा जो फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसमें भी कौन सा मिलेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू। इसको समझो फ्लूइड में, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, सपोज किसी व्यक्ति की ये बॉडी है। चलो अब इस बॉडी, ये जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, शरीर द्रव्य मिलेगा, उसके अंदर बॉडी फ्लूइड मिलेगा। तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में अंदर वाली सरफेस भी तो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगी। ये बाहर वाली सरफेस तो किसके कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, लेकिन अंदर वाली सरफेस किसके कांटेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो वो वाली जो सरफेस होगी वो भी किसकी बनी होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। क्लियर। इस रूम के एग्जांपल आप अच्छे से समझ पाओगे। समझना, ये जो रूम है उसकी जो अंदर, इस रूम में सपोज लिक्विड भर दो आप, तो इस रूम की जो अंदर की दीवार है वो किसके कांटेक्ट में, फ्लूइड के कांटेक्ट में, इसलिए वो भी किसकी बनी होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू की। और इसकी जो आउटर साइड है, बाहर की जो दीवार है, आउटर वॉल है, वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के, तो इसीलिए वो भी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। मेरा जो शरीर है उसके आउटर जो वॉल है वो किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। और जो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो भी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। अब देखो, अब ये मैंने क्या बनाई है, ब्लड वेसल्स से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आपने ब्लड वेसल्स है, तो ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। अब देखना यहाँ पर ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या मिलेगा आपको,
लिक्विड मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। तो वो प्लाज्मा मिलने का इसकी जो इनर सरफेस है वो किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर, चलिए बनाते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। यहां पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका के समूह का आप क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हो। और जो टिश्यू वर्ड है वो किसने दिया था, एनिमल के लिए दिया था बाइकोट ने, और प्लांट की बात करें तो प्लांट में दिया था एन ब्रू ने। जनरल इंफॉर्मेशन है, डाटा था, आपको शेयर कर दिया। चलो अब देखिए, ये जो बना रहा हूं क्या है, आपकी टिश्यू की सेल है। ये इसका न्यूक्लियस बन गया था किसी के अंदर, यहां पर भी है, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूं, समझ जाना आप लोग। देखिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार भी है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने को, इसको रहने दे, थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर ये जो ब्लड वेसिल है, उस ब्लड वेसिल की जो इनर सरफेस है वो किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। अभी मैंने बताया, लेकिन खास बात ये कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, तो सिंपल है। कौन सा है, सिंपल। सिंपल का क्या मतलब है, दिख रहा है, सिंपल का मतलब क्या है, एक ही लेयर है। दो होती है सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड देखो, सिंपल का मतलब क्या होती है, एक ही लेयर है। कंपाउंड का मतलब क्या है, मोर देन वन लेयर। इस तरह से जब मोर देन वन लेयर हो जाएगी आपकी, तो उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड एपिथेलियम। और जब एक ही लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियम। तो ये कैसी एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन साथ में इसकी सेल की शेप की बात करें, इसका सेल जो है उसकी शेप जो होता है वो होता है स्क्वामस शेप में होता है। कैसा होता है, ऐसा स्क्वामस शेप में होता है। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, स्क्वामस शेप में है, और कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए एक्चुअल में जो टिश्यू है वो आपका कौन सा प्रकार का टिश्यू है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो सेल है, ये वाली सेल वो कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस, एक मिनट है ना, पता नहीं आ रहा है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी है, ये वाली, ये जो सेल बनाई है मैंने रेड कलर में, वो कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। शो हो रही है ना, दिख रही होगी आपको। तो वो कौन सी है, सिंपल, एक सिंगल लेयर है, और साथ में उसका शेप कैसा है, स्क्वामस का। और कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसलिए आप क्या बोलोगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यानी क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, SSE। यानी कि जो ब्लड की इनर वॉल है, ब्लड वेसल की इनर वॉल है, वो किसकी बनी होगी, SSE की बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो कैपिलरी वो तो इसी की बनी होती है ओनली। आर्टेरियल वेन में तो कुछ और चीजें भी होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका मीडिया, 3 लेयर होती है, ठीक है उसमें। लेकिन वही अपन कैपिलरी की बात करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम ही मिलती है। वो अपन वैसे में पूरा बताऊंगा आपको, क्लियर। चलिए अब इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं अपने को। अब देखो आगे क्या हो रहा है वो, चलो। अब ये जो वेसिल्स है उसकी दीवार किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। साथ में क्या, अब इसके अंदर क्या क्या, वो देखो। इसके अंदर एक तो अपने को मिलता है आरबीसी, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अपने को मिलता है, एक तो आरबीसी मिलती है, तो ये तो अपना हो गया आरबीसी। इसको एक तो अपने को मिलेगी, इसके अंदर आरबीसी मिलेगी। और क्या मिलेगा इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी बना देते हैं कुछ। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ चुके हैं अपन। डब्ल्यूबीसी के सारे प्रकार देख चुके हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर 2 प्रकार, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और इनके केंद्र कैसे होते हैं, किसी घोड़े के नाल के जैसा, सेम मतलब किडनी के शेप के जैसा होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, लॉग में डिवाइड होते हैं, नहीं होते, सब अपन देख चुके हैं डब्ल्यूबीसी वाले लेक्चर में, क्लियर। तो उसका अपन जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो बता रहा हूँ मैं। तो डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। और इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा लिक्विड होगा, प्लाज्मा होगा, बहुत सारा लिक्विड प्लाज्मा होगा, बहुत सारा। ये डॉट डॉट कर रहा हूं मैं, किसको शो कर रहा हूँ, प्लाज्मा। तो इसके अंदर और क्या मिलेगा अपने को, प्लाज्मा मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा मिलेगा, है ना।
इसके अलावा समझना ध्यान से, मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, इसके अलावा ब्लू नहीं लेते, येलो लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स, कुछ टुकड़े होंगे, किसके, जीवित द्रव्य के कुछ टुकड़े मिलेंगे, बहुत छोटे होते हैं, एक आरबीसी के अंदर 2 से 3 तक आ जाते हैं, बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। ये जो टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े आपके कहलाते हैं प्लेटलेट्स। इन टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। चलिए प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो जरूरी है वो। प्लेटलेट्स की अपन बात करें, इस प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को आप क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्लियर। दूसरा बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है वही जहां पर ब्लड का होता है, रेड बोन मेरो में। निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। इसका कौन सी सेल से होता है, तो मेगा कैरियोसाइट। सेल का नाम याद रखना, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट सेल जो होती है उससे इसका निर्माण होता है। कहां पर होता है, तो रेड बोन मेरो में होता है। कौन सी सेल करती है, मेगा कैरियोसाइट सेल करती है। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। फिर यहां तक चीजें। इसके बाद ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगी, ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो याद रखना, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता है। मतलब देखिए, ब्लड में जितनी भी कार्पसेल्स है, डब्ल्यूबीसी को छोड़ दो तो बाकी किसी में न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। सिर्फ आपको किसमें मिलेगा, डब्ल्यूबीसी, वो भी अलग अलग प्रकार का न्यूक्लियस होता है ना, बता चुका हूं मैं आपको सारी चीजें वो। चलिए अब प्लेटलेट की बात करूं मैं, प्लेटलेट जो होती है उनका एक क्रिटिकल काउंट होता है 40,000 पर mm³। ये उनका क्रिटिकल काउंट होता है, मतलब इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। जब ये क्रिटिकल काउंट से भी इनकी संख्या जब कम हो जाती है, 40,000 पर mm³ जो क्रिटिकल काउंट है उससे भी उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो स्किन होती है उस स्किन पर रेड स्पॉट हो जाते हैं, है ना। क्या होते हैं, रेड स्पॉट, लाल रंग के चकते बन जाते हैं। और वो किसके कारण बन रहे, इसका मतलब हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो चुकी है, एक क्रिटिकल अमाउंट होता है उससे भी वो नीचे जा चुकी है। इसके कारण हमारे पूरी स्किन पर क्या होते हैं, रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं। क्लियर। चलिए अब प्लेटलेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, अब सुनना आगे ध्यान से कीजिए। ये जो प्लेटलेट थी, अब ये जो जितनी भी चीजें ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर फ्लो हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बड़ी आसानी से जा रही थी। क्योंकि अंदर की लेयर किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और लेयर बड़ी स्मूथ होती है, तो ब्लड का फ्लो बड़ी आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है वो पढ़ना है। तो चलिए बात उसकी करते हैं। अब अगर ये ब्लड वेसल पंक्चर हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लड वेसल पंक्चर हो जाती है। सुनना ध्यान से, क्या हो रहा है वो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ब्लड वेसल क्या होगी, पंक्चर होगी। तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, ब्लड वेसल पंक्चर, ब्लड वेसल्स पंक्चर। तो जब ब्लड वेसल पंक्चर हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। अब जब ब्लड का फ्लो होगा, ध्यान समझना क्या चीज होने वाली है वो। अब ब्लड, सपोज अपन पंक्चर, यहाँ पर पंक्चर दिखा देते हैं अपन, इतने वाले भाग में ये पंक्चर होगी, ज्यादा मिट गया, इसको वापस बनाना पड़ेगा, इतना वाला भाग और ये इतना भाग, चलो दिक्कत नहीं है। अब इतने भाग में क्या होगा, पंक्चर हो गया। अब इस जब पंक्चर होगा इस वाले भाग में तो क्या होगा, सुनना है यहाँ पर, तो जो प्लेटलेट जो है वो प्लेटलेट, इस कलर से शो कर देता हूँ यहाँ पर, तो प्लेटलेट जो होगी वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। प्लेटलेट यहाँ पर आकर क्या होगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर चोट लगी है वहां, ठीक है। तो ये प्लेटलेट जो होती है यहाँ पर आकर इकट्ठी होगी। अब जब प्लेटलेट पहले तो किसके कांटेक्ट में थी, एसएसई की कांटेक्ट में थी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।
इसके कारण प्लेटलेट बड़े आसानी से फ्लो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये प्लेटलेट जो है वो एस एस ई के कांटेक्ट में नहीं है, हमको चोट लगी है, वो एपिथेलियल की जो आउटर लेयर है उसके कांटेक्ट में आ गई है। इसकी वजह से ये उसकी दीवार पर टकरा कर क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो प्लेटलेट है वो कैसा, सॉरी कलर थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये जो प्लेटलेट आपके सामने है वो कौन सा आपका डैमेज्ड प्लेटलेट है। ये तो कौन सी है, डैमेज्ड प्लेटलेट है, क्षतिग्रस्त प्लेटलेट है, डैमेज प्लेटलेट है। साथ में यहाँ पर कुछ और टिश्यू भी तो मिलेंगे ना, कौन से होंगे वो आपके होंगे डैमेज टिश्यू हो जाएंगे। कुछ और टिश्यू भी मिलेंगे, डैमेज टिश्यू, यहाँ पर मिलेंगे डैमेज्ड टिश्यू, डैमेज्ड टिश्यू। अब सुनना है यहाँ पर ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है डैमेज्ड प्लेटलेट, वो डैमेज्ड प्लेटलेट जो होती है वो आपका रिलीज करेगा, ध्यान देना, ये डैमेज्ड प्लेटलेट की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका रिलीज करेगा क्या, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी रिलीज करेगा। वही आपका जो डैमेज जो टिश्यू है, जो स्किन की जो सेल डैमेज हुई थी वहां पर एपिथेलियल सेल, वो जो होती है वो आपका रिलीज करती है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बोप्लास्टी। अब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आपके किसकी प्रेजेंस में, समझना ध्यान से, कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा भी है ना, इसके अंदर प्लाज्मा है पूरा, वो सब प्लाज्मा के साथ मिलकर ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो सब दोनों मिलकर बना देते प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या बनाएगी, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगी। और इसी प्रोथ्रोम्बिनेज को दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखना थ्रोम्बोकाइनेज हार्मोन है, ठीक है, ये सॉरी एंजाइम, हार्मोन नहीं एंजाइम है, सॉरी एंजाइम है ना, एंजाइम। और एंजाइम की बात करें, एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम की बात करें हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों का नेचर प्रोटीन का ही होता है, क्लियर। चलिए अब सुनना यहाँ पर क्या हो, देखो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में बन गई है, प्रोथ्रोम्बिनेज में या फिर थ्रोम्बोकाइनेज में, क्लियर। अब सुनना है आप, जो हमारा ये जो ब्लड है, इससे ब्लड में एक और चीज होती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इससे ब्लड में एक और चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे शो कर रहा है, ऐसी होती नहीं है असल में, देखिए इसको शो कर रहा हूँ प्रोटीन। मैंने क्या बोला था आपको बता चुका हूं मैं, ब्लड में प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड में चार, जब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड में 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति की बात करें, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, रूबिस्को प्रोटीन। तो एक तो होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबिन, तीसरा होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनोजन, सॉरी थ्रोम्बिनोजन, थ्रोम्बिनोजन। और एक होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो 4 प्रकार के प्रोटीन हमको ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं, मैं पहले बता चुका कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और थ्रोम्बिनोजन और फाइब्रिनोजन। और जब मैंने ये पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो थ्रोम्बिनोजन है और फाइब्रिनोजन है वो क्या काम कर रहे हैं, रक्त का थक्का बनाने। सुनना, उसमें ये दोनों जो प्रोटीन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, रिलीज बाय लीवर, रिलीज बाय लीवर, मतलब ये हमारे रक्त में ऑलरेडी होते हैं ना, समझना ध्यान से, ऑलरेडी हमारे रक्त में होते ही होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता, प्रोथ्रोम्बिनेज, समझना। अब मैं बात कर रहा हूं हमारा लीवर, ये ना, ये लीवर है, सही नहीं बना, थोड़ा लीवर दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आएगा, लीवर दिखेगा नहीं तो। अब
लीवर थोड़ा ऊपर बढ़ाते, ये अपना लीवर हो गया। लीवर, ये लीवर क्या रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, सुनिए, दो कंपोनेंट, एक तो थ्रोम्बिनोजन और दूसरा फाइब्रिनोजन। तो पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बिनोजन की। इसने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन, 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 ये उसने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन। अब सुनना ध्यान से, क्या होगा, वो लीवर ने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो ये जो थ्रोम्बिनोजन है, थ्रोम्बिनोजन, वो थ्रोम्बिनोजन आपकी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। और इसको थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में, ये थ्रोम्बिनोजन कहां पर है, ऑलरेडी ब्लड में ही है। इस थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा वो आपको कौन सा करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है वो एंजाइम इस पर काम करेगा और इस थ्रोम्बिनोजन को बदल देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। क्लियर। अब आगे क्या होगा, सुनना ध्यान से, ये थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है वो सुनना आगे। थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है, अब हमारा लीवर जो होता है वो एक और चीज रिलीज कर रहा है, लीवर एक और चीज रिलीज कर रही है, क्या, देखिए ये वाला इधर मैंने लिखा है कौन सा, फाइब्रिनोजन। तो अब लीवर क्या रिलीज कर रही है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अब मैं यहाँ पे जब फाइब्रिनोजन होता है, ध्यान से समझना, जो फाइब्रिनोजन है वो आपका कैसा होता है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। कैसा होता है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। ये प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा में क्या होता है, घुला हुआ होता है, तो ये सॉल्यूबल प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। इस सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट किया, फाइब्रिन में। और ये काम कौन कर रहा है, थ्रोम्बिन कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, आपका थ्रोम्बिन कर रहा है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया है, फाइब्रिनोजन को किसमें बदल दिया है, फाइब्रिन में बदल दिया है। इसको बदल दिया है फाइब्रिन में, तो ये कन्वर्ट हो गया फाइब्रिन में। यहां पर जो फाइब्रिन है उसके स्वभाव की बात करें तो फाइब्रिन जो होता है वो आपका होता है इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्यूबल नहीं है और ये क्या बना देता है, फाइबर बना देता है, रेशे बना देता है। क्या बना देगा, ये फाइबर बना देगा। अब इस फाइब्रिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल गया और फाइब्रिन के साथ इनसॉल्यूबल रेशे बन गए, यानी कि यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, रेशे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, रेशे बन जाएंगे। और इस रेशे बनने के कारण, इस फाइब्रस फाइबर के बनने के कारण क्या हो जाएगी, आरबीसी इसमें फंस जाएगी। आरबीसी इसमें क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। और आरबीसी जब फंस जाएगी इसमें, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, रक्त का थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है। तो यहाँ फाइनली क्या हुआ, ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना चीजें, देखिए चीजें किस प्रकार से काम कर रही है वो यहाँ पर, देखिए क्या हुआ वो। अब ये जो मैंने वेसेज बनाई, उस वेसेज के अंदर क्या है, प्लेटलेट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है। अब पंक्चर हुई वेसेज, जैसे ही पंक्चर हुई जो प्लेटलेट थी आसानी से फ्लो हो रही थी, अब वो पंक्चर वाले भाग पे आ रही है, वो डैमेज हो गई है, वो पंक्चर होने के कारण डैमेज, जो डैमेज प्लेटलेट है और साथ में कुछ टिश्यू भी डैमेज हुए, तो डैमेज प्लेटलेट है वो क्या रिलीज कर रही है, एक्टोथ्रोम्बोप्लास्टिन, सॉरी एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो डैमेज टिश्यू वो क्या रिलीज कर रहा है, एक्टोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये दोनों एक्टोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों कैल्शियम प्लस 2 जो कहां पर है, प्लाज्मा में ऑलरेडी है। मैं बता चुका हूं, प्लाज्मा में हमने पढ़ा था क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उसमें कैल्शियम प्लस 2 भी होता है। तो कैल्शियम प्लस 2 में उपस्थिति के कारण ये जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज में। कौन, ये दोनों, मतलब एक्टोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिलकर आपका एंजाइम बना रही है, कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो लीवर द्वारा स्रावित होने वाले कौन से, थ्रोम्बिनोजन को, थ्रोम्बिनोजन को एक किसमें बदल रहा है, थ्रोम्बिन में। कौन बदल रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम,
ये थ्रोम्बिनोजन को बदल रहा है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिनोजन कहां पर आया, ब्लड में ऑलरेडी होता ही है। कहां से आया है, वो लीवर से आया, लीवर ने सिक्रेट किया उसको। अब ये जो थ्रोम्बिन है, वो थ्रोम्बिन क्या करेगा, लीवर एक और चीज रिलीज कर रही है, फाइब्रिनोजन, जो हमारे रक्त में ऑलरेडी होता है। कौन, फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन को किससे बदल रही है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, घुला हुआ होता है, उसको ये क्या करता है, इनसॉल्युबल फाइबर बना देता है उसके, और वो फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पर जम जाते हैं, और जम जाने के कारण वहां से आरबीसी का फ्लो रुक जाएगा, आरबीसी बाहर नहीं आएगी, मतलब ब्लड का फ्लो रुक गया, यानी कि क्या हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। क्लियर, बड़ा आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आएगा। अब लास्ट एंड फाइनल चीज मुझे बतानी, अंतिम चीज, आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पर इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेशल टर्म दिया हुआ है, जिसको उन्होंने बोला था एंजाइम कैस्केड थियरी। इसको समझो, ये एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है, एंजाइम कैस्केड थियरी, इसका क्या मतलब वो समझो, एंजाइम कैस्केड थियरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, कैस्केड का मतलब क्या होता है समझो। कैस्केड का मतलब होता है कि एक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद दूसरी अभिक्रिया में काम आ जाता है। देखिए कैस्केड का सिंपल सा इतना मतलब है, समझे ध्यान से। देखो प्रोथ्रोम्बिनेज था, वो प्रोथ्रोम्बिनेज किससे बना, एक्सो और एंडो से, उससे बना प्रोथ्रोम्बिनेज। इस प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया है, थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में बदला। अब जो थ्रोम्बिन है वो क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल रहा है। तो इनकी अभिक्रिया से यह उत्पाद बना, उसने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इस उत्पाद ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो एक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरी अभिक्रिया में काम आ रहा है, इसी को बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड। बस इतना सा मतलब है यहाँ पर। तो एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम है सारे, तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्लियर, आई होप आपको ये ब्लड क्लॉटिंग वाला चैप्टर समझ में आया होगा। क्लियर, बड़ा आसान सा टॉपिक है। एक और जहां पर बताने मुझे सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत बार, सीरम होता है ब्लड में। सीरम क्या होता है वो समझो, बड़ा आसान टॉपिक है। सीरम क्या होता है वो 2 मिनट लगेंगे समझने में। सीरम देखो, सीरम की बात करें अपन तो देखो ये जो ब्लड है, उस ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा भी। अब सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लड में से अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबको निकाल दो। मैंने क्या बोला, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको निकाल दो। अब इसके अंदर आपको प्योर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा, है ना। और साथ में हेपेरिन भी निकाल दो। अब सुनना, हेपेरिन मैंने क्या बोला, वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोक देता है, सॉरी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है, एंटीकोगुलेंट है वो। तो मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट निकाल दिया। अब मेरे पास क्या है, प्योर प्लाज्मा ही है। मैं उस प्लाज्मा को एक बर्तन में रख लेता हूँ कुछ देर के लिए, प्लाज्मा इसके अंदर रख दिया मैंने। तो जब इस प्लाज्मा को मैं एक बर्तन के अंदर रखूंगा तो कुछ देर बाद जो जितने भी क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन बोला मैंने, जो रक्त को थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटीन कौन से, ये दोनों, थ्रोम्बिनोजन और फाइब्रिनोजन। ये जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है वो अलग से क्लॉट होकर जमा हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, देखो येलो कलर में। तो जितना भी ये जो क्लॉटिन प्रोटीन है वो आपका अलग से इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉटिन प्रोटीन, क्लॉटिन प्रोटीन। तो क्लॉटिन प्रोटीन के एक तरफ अलग इकट्ठा हो जाने के बाद जो द्रव्य बचता है, जो तरल पदार्थ बचता है, उसको भी प्लाज्मा प्रोटीन जो है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन ही बोलते हैं अपन, मतलब उसमें क्या है, क्लॉटिन प्रोटीन ही है, प्लाज्मा प्रोटीन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्लॉटिन प्रोटीन है। तो जितना भी क्लॉटिन प्रोटीन है वो एक तरफ इकट्ठा हो गया। इसके बाद ब्लड में जो चीज बचती है आपकी, इसके बाद इसमें जो तरल पदार्थ बचेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सीरम। इसके बाद भी उसके कुछ लिक्विड बचेगा ना, इसके बाद वो आपका लिक्विड कौन सा हो जाएगा, सीरम कहलाएगा। तो सीरम क्या सुनो, प्लाज्मा क्या है वो सुनो, दो तीन टर्म सुनो। एक तो होता है प्लाज्मा, एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या बोलोगे आप, प्लाज्मा क्या होता है कि आपका जो ब्लड है, उस ब्लड में से आप माइनस कर दो किसको, आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को आप निकाल दोगे, तब जो चीज बचेगी वो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में से सुनो, इस प्लाज्मा में से प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, प्रोटीन, प्लाज्मा में से आप क्लॉटिन प्रोटीन निकाल दोगे, तब जो चीज बचेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सीरम। तो तब जो बचेगा वो आपका क्या होगा, सीरम होगा। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में
आई होगी। क्लियर। और इसी के साथ अपने जो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट थे, हार्ट, ब्लड और वेसिल, जो लेक्चर की शुरुआत में बताए थे, तो 2 कंपोनेंट पूरी तरह से खत्म होते, लास्ट में फाइनल कंपोनेंट बचता है वेसिल। और कुछ डिजीज है, तो कल अपना आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा, और कल श्योर लास्ट लेक्चर ही होगा अपना, क्योंकि अपने को 3 चीजें करनी है, ईसीजी, वेसिल्स में आर्टरी, वेन और कैपिलरी, और कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, एंड देन हम इसको वाइंड अप करेंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।